हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में भारत के भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में जो हम अंतिम पॉइंट बोले थे, उसमें हमने यह कहा था कि भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी है और भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जबकि आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के भूगोल का ही सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। जो इसका अगला टॉपिक है, इसमें यह है कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत से कितने देश की सीमा लगा हुआ है, भारत में तटीय मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है और 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत में तटीय राज्य के बारे में बताएंगे। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी तट पे 4 राज्य है, 1, 2, 3, 4। जबकि पश्चिमी तट पे 5 राज्य है, 1, 2, 3, 4 और 5। पश्चिमी तट पे कितने हैं? 5 राज्य हैं। ठीक, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। ठीक, अब इसको यह देखना है कि जो पूर्वी तट पे 4 राज्य है तो पश्चिमी तट पे 5 राज्य है। अब टोटल जो है 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पे है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ध्यान रखिएगा, गुजरात के पश्चिमी तट पे दादर नगर हवेली और दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, पश्चिमी तट पे स्थित है। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक, अर्थात दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन? दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक में मिला दिया गया है। तो इस वजह से एक केंद्र शासित प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में पश्चिमी तट पे क्या है? तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो है यहां पे आएंगे, पुडुचेरी है, कहां पे? तमिलनाडु में। यहां पे एक क्या है? पुडुचेरी है। ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में है, जिसे कराईकल कहते हैं। ठीक, एक आएंगे यहां पे पश्चिमी तट पे जो केरल है, पुडुचेरी। जिसे माहे कहते हैं। ठीक, तो एक केंद्र शासित प्रदेश मूल, ध्यान रखिएगा, मूल स्थलीय सीमा पे एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली और दमन दीव है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। ठीक, जहां एक तमिलनाडु के तट पे है और एक केरल के तट पे है। 2 जो है जलीय सीमा पे है। यहां पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, और यहां पे लक्षद्वीप है। तो 2 4 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा।
4 केंद्र शासित प्रदेश तट पे स्थित है, 2 मुख्य भूमि पे है और 2 स्थल पे है। स्थल पे कौन कौन सा है? एक अंडमान निकोबार है, एक लक्षद्वीप है। मुख्य स्थल पे कौन सा है? जो पूर्वी तट पे तमिलनाडु में पुडुचेरी है और पश्चिमी तट पे आपका गुजरात के क्षेत्र में दादर नगर हवेली और दमन दीव है और यहाँ पे पुडुचेरी का भी एक भाग है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर अब प्रश्न ये उठता है कि जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं इनमें सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे बड़ा तटीय राज्य, सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई अगर देखेंगे, अब ध्यान रखिएगा कुछ नया आंकड़ा भी आ गया है। ठीक, तो पुराने आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है? तो 1214 किलोमीटर है, अर्थात 1214 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर तक है। ध्यान रखिएगा, ये पुराना आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा। ठीक, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। इन तटीय राज्यों में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1214 से 1600 किलोमीटर है। ये पुराना आंकड़ा है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार, नए आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका जो है 2340 किलोमीटर है, 2340 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। सबसे बड़ा तटीय राज्य तो गुजरात तो है, ये है, उसमें नो डाउट, लेकिन इसके जो किलोमीटर है, जो पुराना आंकड़ा है 1214 से 1600 किलोमीटर, लेकिन जो नया आंकड़ा है कितना है? 2340 किलोमीटर आया है। ठीक, इसके बाद, इसके बाद पुराने आंकड़ों के अनुसार, ध्यान रखिएगा, इसके बाद पुराने आंकड़ों के अनुसार, पुराने आंकड़ों के अनुसार, पुराने आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जिसकी लंबाई कितनी है? 974, 974 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 974 किलोमीटर है। ठीक, पुराने आंकड़ों के अनुसार, जबकि नया आंकड़ा इसका कितना हो गया है? 1053। नए आंकड़े 1053। ठीक, तो पुराने आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के तट रेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है। जो नया आंकड़ा है वो कितना? 1053 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे पुराने आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, जबकि नए आंकड़ों के अनुसार, नए आंकड़ों नए सॉरी नए आंकड़ों के अनुसार अनुसार तमिलनाडु,
तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 1068 किलोमीटर है, 1068 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, पुराने आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जबकि जो नया आंकड़ा आया है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा तटीय राज्य में लंबाई के दृष्टि से। पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे नए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु होगा। अगर पुराना आंकड़ा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। ये पुराना आंकड़ा है, जबकि नए आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 877 किलोमीटर। नए आंकड़े, ठीक। पुराने आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। नए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 877 किलोमीटर। ठीक, 877 किलोमीटर। ठीक है, केरल, केरल के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 569 किलोमीटर। ठीक, उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई कितनी है, उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक, जबकि ये पुराना है, ध्यान रखिएगा ये पुराना आंकड़ा है। और नए आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 574 किलोमीटर। नए आंकड़े, ठीक है। तो केरल के तटरेखा की लंबाई 569 किलोमीटर है, उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई 480 किलोमीटर है, पुराना आंकड़ा। नए आंकड़ों के अनुसार 574 किलोमीटर है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 280 किलोमीटर। या यूं कह सकते हैं 280 से 320 किलोमीटर। ठीक है, कर्नाटक के तटरेखा की लंबाई 280 से 320 किलोमीटर है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 157.5 या 158 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बंगाल के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 157.5 या 158 किलोमीटर है। ठीक है, उड़ीसा के तटरेखा की लंबाई कितनी है, गोवा के तटरेखा की लंबाई गोवा के तटरेखा की लंबाई 101 किलोमीटर है। ठीक, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात है। अगर पुराने आंकड़ों के अनुसार भी पहले स्थान पे है, नए आंकड़ों के अनुसार भी पहले स्थान पे है। सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, गोवा है। सबसे छोटा तटीय राज्य। ठीक,
सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। इसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर है। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई पुराने आंकड़ों के अनुसार 1214 से 1600 किलोमीटर है, जबकि नए आंकड़ों के अनुसार 2340 किलोमीटर है। ठीक। जबकि दूसरे स्थान पे अगर पुराने आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, नए आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो तमिलनाडु है। ठीक। अब जो है सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसमें यह भी है कि कितने तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय राज्य पे स्थित है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय राज्य पे स्थित है। कौन कौन? मूल स्थलीय सीमा पे, ध्यान रखिएगा, मूल स्थलीय सीमा पे दादर, नगर हवेली और दमन दीव है। ठीक। ये कहां पे है? गुजरात के क्षेत्र में है। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब आता है कि तमिलनाडु क्षेत्र में पुडुचेरी है और केरल क्षेत्र में पुडुचेरी है। तो ये भी जो है एक पूर्वी तट पे है, एक पश्चिमी तट पे है, लेकिन एक यही केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक हो गया। तो 2 क्या होगा? मूल स्थलीय सीमा पे, जबकि जलीय सीमा पे यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से भारत में कुल 9 तटीय राज्य है और इसका विस्तार इस तरीके से है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? पश्चिम से पूर्व। ठीक। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। भारत से जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्य कौन कौन सा है? तो पश्चिम से पूर्व हम क्रम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम में सबसे पहले कौन सा है? गुजरात है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य पश्चिम से पूर्व कौन कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक। अब देखिए, जब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है दिमाग में कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो यह रेखा मिलती है, ठीक, तो क्या कर्क रेखा के उत्तर है कि दक्षिण है? ठीक। तो सीधी सी बात है
कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसके उत्तर में भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जो रेखा मिलाती है, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, अब देखिए यहां पे एक पॉइंट ये भी उठता है कि जो कर्क रेखा है और जो भारत का मानक समय है, ध्यान रखिएगा, यह जो कर्क रेखा है और जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, ठीक, तो भारत का जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री वो 5 राज्यों से ऊपर से नीचे गुजरती है। अब यहाँ पे यह समझना है कि जो कर्क रेखा और भारत का मानक समय एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के, ठीक है, बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। जबकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ऊपर से नीचे 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, अब आप यह समझना है कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करते हैं या काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं। कहां पे, छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार में, ठीक, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। अब देखिए जो कर्क रेखा है, तो भारत में चाहे सूर्य उत्तरायण हो, जैसे जब सूर्य ये है, ठीक, तो यहाँ पे सूर्य जब चाहे उत्तरायण होता है चाहे दक्षिणायन होता है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पे 21, ध्यान रखिएगा, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, जिसकी वजह से भारत में क्या होता है, भयंकर गर्मी पड़ता है। ठीक, तो सूर्य चाहे उत्तरायण हो, तो सूर्य कब उत्तरायण होता है, 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। और जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है तो उत्तरी ध्रुव में, ध्यान रखिएगा, इस उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, 6 महीना रात होती है और यहाँ पे 6 महीना दिन होता है, जबकि इधर गर्मी पड़ता है और यहाँ पे ठंडी पड़ता है। इसी का जब उल्टा हो जाता है कि सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तो यहाँ पे अर्थात मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 महीना रात हो जाती है और यहाँ पे 6 महीना दिन हो जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में गर्मी पड़ता है और इन क्षेत्रों में ठंडी पड़ता है। अर्थात यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। सूर्य चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत चमकता है और इन क्षेत्रों में गर्मी पड़ता है और उत्तरी ध्रुव में 6 महीना दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना रात होती है। उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी गोलार्ध में जो दिन का समय होता है वो लंबा होता है और रातें क्या होती हैं,
छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव में सिर्फ उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और उसका क्रम है पश्चिम से पूर्व, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, वह दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन अभी जो मैं बताया था आपको कि कर्क रेखा के उत्तर में जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे है और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो ये रेखा है, ये क्या कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती वाले देश के बारे में कि भारत से कितने देश की सीमा लगा हुआ है। तो भारत के मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से 7 देशों की सीमा लगा हुआ है। सीमा लगा हुआ है। ठीक है, वह 7 देश कौन कौन सा है, तो हम इस क्रम में चलते हैं। पहले आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, तो मुख्य भूमि से 7 देश की सीमा लगा हुआ है, जबकि 2 जलीय देश है, जो एक श्रीलंका है यहाँ पे और यहाँ पे मालदीव है। एक जल के सीमा से लगने वाला कौन सा 2 देश है, एक श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है, जबकि मुख्य भूमि से 7 देश की सीमा लगा हुआ है। कौन कौन सा है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। अब यहाँ पे यह समझना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है, सीमा रेखा डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा नाम है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, डूरंड रेखा है, जिसे 1800, ध्यान रखिएगा, 1893 ईस्वी में इस सीमा रेखा का नाम रखा गया था। ठीक, इसके बाद आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा कौन सा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ, जिसे 1947 में बांटा गया था। 1947 में यह नाम रख दिया गया था रेड क्लिफ रेखा। और यह रेखा कैसा है, अध्यारोपित रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है और जिसे 1947 में इसे बांटा गया था। ठीक, और इस रेखा को कौन सी रेखा, अध्यारोपित रेखा है। अब यह समझना है कि अध्यारोपित रेखा क्या होता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का नाम है
रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा एक ऐसी रेखा है, तो अध्यारोपित रेखा है, अध्यारोपित, अध्यारोपित रेखा है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा है। इसका मतलब यह है, अध्यारोपित का मतलब यह है कि बाहरी शक्ति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बाहरी शक्ति के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, बाहरी शक्ति के द्वारा यह रेखा आरोपित की गई है, इसे हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपित रेखा कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। एक कैसी रेखा है? तो अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित का मतलब है कि बाहरी शक्तियों के द्वारा, बाहरी शक्तियों के द्वारा जो आरोपित किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपित रेखा कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है? सॉरी, पहले हम एक देख लें। और भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो गुजरात वाला एरिया है, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात के क्षेत्र में सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात के क्षेत्र में सीमा रेखा कौन सी है? 24वीं सीमा रेखा, 24वीं सीमांता रेखा, सीमांता रेखा। ठीक है, ये यहां पे 24वीं सीमांता रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक जम्मू कश्मीर में है उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गुजरात के क्षेत्र में है उसे बोलते हैं 24वीं सीमांता रेखा। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो सीमा रेखा है, एक रेड क्लिफ रेखा है और एक आपका 24वीं सीमांता रेखा है। ठीक। अब आते हैं भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और इसे 1914 में बांटा गया था, या नाम दिया गया था 1914 में। ठीक। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम कब दिया गया था? 1914 ईस्वी में। ठीक है। जबकि आप देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वह कुछ पर्वत है, उस पर्वतों से ही जो है उसकी सीमा रेखा का निर्धारण होता है। जैसे यहाँ पे पटकोई है, पटकोई, ठीक, नागा, पटकोई, नागा, मणिपुर की पहाड़ी, पहाड़ी, चीन की पहाड़ी, पहाड़ी, मीजो, मीसो, ठीक है, या लुसाई, और इन सभी को पटकोई भूमि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है
वह कुछ पर्वतों के नाम से निर्धारित होता है। जो पर्वत है यहाँ पे कौन सा है, ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो ऊपर पटकोई है, उसके बाद नागा है, मणिपुर की पहाड़ी है, चीन की पहाड़ी है और मीसो की या लुसाई की पहाड़ी है। और इन सभी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो सम्मिलित रूप से अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा, इन सभी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से अराकान योमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वह कौन कौन सा पर्वत है, पटकोई है, नागा है, चीन की पहाड़ी है, मीसो या लुसाई की पहाड़ी है, या इन सभी को सम्मिलित रूप से यूं कह सकते हैं अराकान योमा की पहाड़ी है, जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण होता है। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर है? भारत और बांग्लादेश देश के बीच में सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? 4096 किलोमीटर है। और यह सबसे क्या है कि सबसे लंबा सीमावर्ती वाला देश है, अर्थात बांग्लादेश सबसे लंबा सीमावर्ती वाला देश है। ठीक है। तो बांग्लादेश ऐसा है जो भारत के सबसे अधिक, मतलब किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक बांग्लादेश क्या है? सीमावर्ती वाला देश है। ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन आएगा? चीन आएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है, जो सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है। अर्थात भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो कितना है? 3488 किलोमीटर है। ठीक। और ये दूसरे नंबर पे है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है, जो तीसरे नंबर पे है। ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? 3323 किलोमीटर है, जो तीसरे नंबर पे है। ठीक। अब जो है इसके बाद देखते हैं लंबाई के आधार पे बता रहे हैं हम। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। ठीक है।
भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? 1751 किलोमीटर पर। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। ठीक, इसके बाद से आते हैं भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो 1643 किलोमीटर है। ठीक है, और कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक, तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? 1643 किलोमीटर है। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे है। ठीक, अब देखिए भारत और भूटान के बीच में भारत और भूटान के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितनी है आपका? तो 699 किलोमीटर है। और कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है। ठीक, और जो लास्ट है आपका 7वें नंबर पे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर है। और यह सबसे छोटा सीमावर्ती वाला देश है। 106 किलोमीटर है और अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमावर्ती वाला देश है। ठीक है, सबसे छोटा है। कहने का मतलब है कि भारत के 7 देशों से सीमा लगा हुआ है, वो कौन कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगा हुआ है। वह कौन कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे है चीन है, 3488 किलोमीटर है सीमा की लंबाई भारत और चीन के बीच में। और तीसरे स्थान पे है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कितना है? 3323 किलोमीटर है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है कितना है? 3323 किलोमीटर है। ठीक, चौथे नंबर पे है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। जबकि भारत और भूटान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। इसके बाद से आता है जो लास्ट है अफगानिस्तान, अर्थात भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है और सबसे कम सीमावर्ती वाला देश है। तो 7 मुख्य भूमि के स्थल पे जो 7 देश सीमा से लगा हुआ है, जबकि 2 देश ऐसा है जो जल की सीमा से लगा हुआ है। पहला कौन सा है? श्रीलंका। और दूसरा कौन सा है? मालदीव है। ठीक, अब देखिए
और बांग्लादेश के साथ ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। ठीक, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के सटे राज्य, भारत के सटे राज्य कौन कौन सा है आपका, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सबसे लंबा राज्य है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, सबसे लंबा, सबसे लंबी सीमा बनाता है, ध्यान रखें, सबसे लंबी सीमा किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत के जो सटे राज्य हैं वो कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल है और सबसे लंबी सीमा है। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा है, असम है। ठीक, इसके बाद कौन सा, मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अर्थात कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगा हुआ है। ठीक, और उसमें सॉरी, उसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक, अब म्यांमार के साथ देखते हैं। म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ भारत के सटे राज्य कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, तो कुल कितने राज्य हैं, 1 2 3 4, 4 राज्य हैं। म्यांमार के साथ भारत के जो राज्य सटे हुए हैं वो कितने राज्य हैं, 4 हैं। कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है म्यांमार के साथ। ठीक है, भूटान के साथ, भूटान के साथ भारत के सटे राज्य, सॉरी, कौन कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितना है आपका, 1 2 3 4, 4 राज्य लगा हुआ है। अर्थात भूटान के साथ
भारत के जो 4 राज्य लगे हुए हैं वो कौन कौन सा है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। नेपाल के साथ देखते हैं अब कि कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। नेपाल के साथ 7 भारत के सटे राज्य, भारत के सटे राज्य, नेपाल के साथ भारत के सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है। तो नेपाल के साथ भारत के जो सटे राज्य हैं कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 1 2 3 4 5 कितने राज्य हैं? 5 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं वो कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक। चलिए अब देखते हैं चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। चीन के साथ भारत के सटे राज्य। ठीक। तो चीन के साथ कौन कौन से भारत के सटे राज्य हैं? तो लद्दाख है, लद्दाख। और ये लद्दाख कैसा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित। ठीक। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो चीन के साथ जो भारत के सटे राज्य हैं वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 5 हैं, जिनमें ध्यान रखिएगा टोटल 5 सटे राज्य हैं, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो कौन सा है? लद्दाख है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि चीन के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है तो कितना है? 1 है। जबकि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं? तो 5 है। वो कौन कौन सा है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भारत के सटे राज्य के सटे राज्य कौन सा है? वो तो लद्दाख है। अर्थात एक ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। वो कौन सा है? लद्दाख है। सॉरी। ठीक है। पाकिस्तान के साथ सटे राज्य,
पाकिस्तान के साथ भारत के सटे राज्य कौन कौन सा है आपका? लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक। 1 2 3 4। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ कुल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य है, ठीक। तो यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, तो 2। कितना राज्य लगा हुआ है, तो 3। कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो 5, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगा हुआ है, 3 राज्य जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है। कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो 5 लगे हुए हैं, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के ऐसे राज्य हैं दो जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है। भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है, या भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है, या भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो 1 देशों की सीमा से लगा हुआ है। तो भारत के सॉरी भारत के ऐसे राज्य, अगर क्वेश्चन ऐसे किया जा रहा है, भारत के ऐसे राज्य जो 2 देशों जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है। भारत के ऐसे राज्य जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है, वो कौन कौन सा है? मिजोरम है, मिजोरम। और मिजोरम देखेंगे किसके किसके साथ लगा हुआ है, तो मिजोरम जो है आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा हुआ है। बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक। भारत का मिजोरम ऐसा राज्य है जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद से आपका असम आता है। असम कितने देशों की सीमा से लगा हुआ है? 2, बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। तो मिजोरम ऐसा राज्य है जो 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश और म्यांमार है। असम 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। इसके बाद से उत्तराखंड देखेंगे। उत्तराखंड उत्तराखंड भी 2 देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? नेपाल और चीन। नेपाल, चीन, ठीक। तो 3 राज्य ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, 3 राज्य ऐसे हैं
जो दो देशों की सीमा से लगा हुआ है, मिजोरम, असम, उत्तराखंड। मिजोरम किससे है? बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से। असम बांग्लादेश और भूटान की सीमा से। उत्तराखंड नेपाल और चीन की सीमा से। इसमें भी आप देखेंगे ठीक। अब आइए, कौन ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है? यहाँ पे दो देशों की सीमा से देखा है आप। अब देखेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों की सीमा से लगा है। एक कितना है? तो दो देशों की सीमा से लगने वाला राज्य है। अब देखते हैं तीन देशों की सीमा से लगने वाला राज्य। भारत के ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है, तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है, वो कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितने देश की सीमा से लगा हुआ है? तीन। म्यांमार, भूटान, चीन। म्यांमार, भूटान, चीन। अर्थात भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? म्यांमार है, भूटान है और चीन है। ठीक। इसके बाद से आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है। उसके बाद से है नेपाल। बांग्लादेश तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक, सॉरी, पश्चिम बंगाल तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ठीक है। इसके बाद से आता है सिक्किम। सिक्किम तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? नेपाल है, नेपाल है, भूटान है और चीन है। नेपाल, भूटान, चीन। तो भारत का सिक्किम राज्य तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है। इसके बाद से लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है आपका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक। और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सॉरी। ठीक है। तो लद्दाख तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है। और कौन सा लद्दाख कैसा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो लद्दाख तीन देशों की सीमा से लगा हुआ है और कैसा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के तीन राज्य, ध्यान रखिएगा, सॉरी, भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो दो देशों की सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? मिजोरम है, असम है और उत्तराखंड है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। असम जो है बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा है। ठीक है। जबकि उत्तराखंड नेपाल और चीन की सीमा से लगा हुआ है।
और भारत के जो ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है, सॉरी, वो कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार, भूटान और चीन की सीमा से लगा है। इसके बाद से पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है। इसके बाद से है सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा से लगा है। और लास्ट में लद्दाख है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा से लगा हुआ है। और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। इसमें जो भारत का यहाँ पे त्रिपुरा राज्य है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से केंद्र शासित, सॉरी, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक, वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। और लद्दाख एवं सिक्किम, ध्यान रखिएगा, लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे सिक्किम है, तो इसके भी तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इसके बाद लद्दाख भी है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और सिक्किम भी है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। सॉरी। तो भारत में जो भारत के साथ सीमावर्ती देश है वो 7 है। सबसे बड़ा सीमावर्ती वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। सबसे छोटा सीमावर्ती वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात के क्षेत्र में कौन सी सीमा रेखा है? तो 24वीं सीमांत रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो कुछ पहाड़ियों के द्वारा होता है। क्या है? तो पटकोई है, नागा है, मणिपुर पहाड़ी है, चीन की पहाड़ी है, मीसो या लुसाई है, और इन सबको सम्मिलित रूप से अराकान योमा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे आते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे यहां पे भारत के क्षेत्र में रामेश्वरम द्वीप है। यहां पे रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप है। भारत के क्षेत्र में यहां पे रामेश्वरम द्वीप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धनुषकोडी कहते हैं। धनुषकोडी। जिसे हम धनुषकोडी कहते हैं। और यहां पे श्रीलंका में मन्नार द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का ब्रिज है। आदम का ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं या राम सेतु। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का ब्रिज है या राम सेतु है। यह राम सेतु या आदम का ब्रिज भारत क्षेत्र में रामेश्वरम द्वीप या धनुषकोडी से जुड़ा हुआ है, जबकि श्रीलंका में मन्नार द्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो श्रीलंका के क्षेत्र में मन्नार द्वीप है, भारत के क्षेत्र में रामेश्वरम द्वीप या धनुषकोडी है। जिन दोनों के बीच में राम सेतु है।
जिसे आदम का ब्रिज भी कहा जाता है। इसके उत्तर में अर्थात इस राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है। ठीक है, यहां पे पाक जल संधि है। ठीक, और इसके दक्षिण में मतलब यहां पे मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का ब्रिज है जिसे राम सेतु कहते हैं। वह राम सेतु भारत क्षेत्र में रामेश्वरम द्वीप या धनुषकोडी से और श्रीलंका के क्षेत्र में मन्नार द्वीप से जुड़ा हुआ है। इस राम सेतु के उत्तर में जो है पाक जल संधि है। इस राम सेतु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक, अब पाक जल संधि है तो यहां पे यह समझना है कि जल संधि होता क्या है। तो जल संधि वह होता है जो दो जल राशियों को अलग करता है और दो स्थल खंडों को जोड़ता है। सॉरी, पाक जल संधि का मतलब है जो दो जल राशियों को, जो दो भिन्न जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इस आदम के ब्रिज या राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक, और इन दोनों के बीच में राम सेतु है। राम सेतु कहां कहां से जुड़ा हुआ है, तो भारत क्षेत्र में रामेश्वरम द्वीप या धनुषकोडी, जबकि श्रीलंका के क्षेत्र में मन्नार द्वीप। ठीक, अब पाक जल संधि है तो जल संधि का मतलब क्या होता है कि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ना और दो स्थल खंडों को अलग करना कि क्या होता है, जल संधि होता है। ध्यान रखिएगा कि दो भिन्न जल राशियों को, भिन्न का मतलब क्या है, यहां पे अरब सागर है, सॉरी यहां पे हिंद महासागर है। ठीक, यहां पे हिंद महासागर है और यहां पे बंगाल की खाड़ी है। या यूं कह सकते हैं यहां पे बंगाल की खाड़ी है, यहां पे मन्नार की खाड़ी है, तो दोनों अलग अलग जल संधि है। ठीक, दो अलग जल राशियां हैं और यहाँ पे भारत और यहाँ पे श्रीलंका है, तो दो स्थल खंड है। तो दो भिन्न जल राशियों को क्या करता है, जल संधि जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत के सीमावर्ती वाले देश में आप देखें, भारत के 7 सीमा से लगा हुआ देश है। कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इस तरीके से दो जल में कौन कौन सा है, इधर आपका श्रीलंका, इधर आपका मालदीव है। सबसे अधिक सीमा से लगा हुआ देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। सबसे कम सीमा से लगा हुआ कौन सा है, तो आपका अफगानिस्तान है। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उन 7 देशों से लगा हुआ है, तो सबका आप देखे हैं। आप ये भी देखे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है, उस राम सेतु को आदम का ब्रिज भी कहा जाता है। उसके उत्तर में पाक जल संधि है, उसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और दो जो है क्या बोलते हैं कि जो आदम का ब्रिज है, जो राम सेतु है, वो रामेश्वरम द्वीप धनुषकोडी भारत में जुड़ा हुआ है और श्रीलंका में मन्नार द्वीप से जुड़ा हुआ है। जल संधि क्या होता है, जल संधि का मतलब है कि दो भिन्न जलराशियों को जोड़ना और दो स्थल खंडों को अलग करना ही क्या होता है, जल संधि होता है। तो इस तरीके से आप देखें। ठीक, अब हम भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो पूर्वी तट है और भारत में जो पश्चिमी तट है,
ठीक। तो भारत में पूर्वी तट और भारत में पश्चिमी तट कहां से लेकर के कहां तक उसके किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर पश्चिमी तट की हम बात करते हैं तो गोवा सॉरी गुजरात से लेकर के और गोवा तक, ध्यान रखिएगा हम भारत के तटीय मैदान के बारे में बात कर रहे हैं। तो तटीय मैदान गुजरात से लेकर के इस गोवा तक, ठीक, गोवा तक के तटीय मैदान को हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक। जबकि गोवा से लेकर के और कर्नाटक के मैंगलोर, ध्यान रखिए कर्नाटक का मैंगलोर है, तो गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। जबकि कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के, ध्यान रखिएगा कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के इस कन्याकुमारी तक के तट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं पश्चिमी तट पे। अर्थात पश्चिमी तट पे जो मैदान का नाम है पश्चिमी भारत के तटीय मैदान पश्चिमी तट पे, वो 3 नाम है। कौन कौन सा है? गुजरात से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक के तटीय मैदान को कन्नड़ तट, और कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्वी तट पे 2 तट का नाम है। उड़ीसा से लेकर के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तटीय मैदान को उत्कल या उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी से लेकर के कन्याकुमारी तट के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक। तो भारत में जो तटीय मैदान है वो तटीय मैदान पूर्वी तट पे 2 नाम है। कौन कौन सा है? उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तटीय मैदान को उत्कल या उत्तरी सरकार तट, जबकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी से लेकर के कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जबकि पश्चिमी तट पर अगर हम आते हैं तो गुजरात से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक के तटीय मैदान को कन्नड़ तट, कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तट के तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये चीज तो हो गया। अब यहां पे यह देखना है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ध्यान रखिएगा ये जो पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में क्या है, ये अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में क्या है, अधिक चौड़ा है। ध्यान रखिएगा एक चीज ये भी आता है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का मिलन बिंदु कहां पे है, तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान एक दूसरे को, या यूं कह सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का मिलन बिंदु, पश्चिमी तटीय मैदान का मिलन बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो पूर्वी तटीय मैदान, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से
पूर्वी तट मैदान और पश्चिमी तट मैदान भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी और पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का मिलन बिंदु कहां पे है? कन्याकुमारी है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी और पश्चिमी तट का मिलन बिंदु, पश्चिमी तट का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय क्या है? जहां मिलन बिंदु है कहां पे है? यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। या यूं कह सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्वी तट, सॉरी ऐसे लिखिए, पूर्वी और पश्चिमी तट, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु, ठीक है, मिलन बिंदु, या इसको ऐसे कह सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की मिलन बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों या पर्वतों की श्रृंखलाएं, पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों या पर्वतों की श्रृंखलाएं एक दूसरे को नीलगिरी पर्वत से, एक दूसरे को नीलगिरी पर्वत में जुड़ते हैं। ठीक है। सीधी सी बात है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में चौड़ा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहां पे है? कन्याकुमारी है। लेकिन प्राकृतिक रूप से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहां पे है? नीलगिरी है। या इसको यह भी कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं का जो मिलन बिंदु है वो कहां पे है? तो नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत के तटीय मैदान है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पश्चिमी तट पे मालाबार है, यहां पे, अर्थात गुजरात से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक के तटीय मैदान को कन्नड़ तट, कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तट के तटीय मैदान को मालाबार तट। ठीक। उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तटीय मैदान को उत्कल या उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी से लेकर के कोरोमंडल, तमिलनाडु तक के कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मिलन बिंदु कहां पे है? कन्याकुमारी है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो मिलन बिंदु है कहां पे है? तो नीलगिरी पर्वत है। या पूर्वी तटीय मैदान का पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी तटीय मैदान की पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे को कहां पे मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। ठीक है। और भारत के जो 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहां देखिएगा कि यहाँ पे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच से होकर गुजर रही है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के, ध्यान रखिएगा ये पूरा अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अगर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच से होकर गुजरती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भारत के भूगोल का सामान्य परिचय है। इसमें भी अभी एक टॉपिक और बचता है, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में आपको बना कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।